गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के होम साइंस के जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट उसके बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके बाद जो इनके आंसर्स होंगे वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो पहले चैप्टर समझ लेते हैं। चैप्टर समझने के बाद हमें ये जानकारी मिलेगी कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस जैकबोर्ड हमें देता है और इसके अंदर क्या क्या हमें जानकारी मिलती है जो हम लोगों को जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि चैप्टर में आखिर क्या क्या दिया है। तो चैप्टर 1 है हमारा शिशु की जानकारी, जो कि 0 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर, जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले होता है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पहले क्या दिया है वो हम सभी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, गर्भ धारण करने के पश्चात गर्भस्थ शिशु में वृद्धि तथा विकास यानी कि डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। उसी विकास या वृद्धि को हम क्या कहते हैं, किसी भी विकास या वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे। किसी भी शिशु में विकास या वृद्धि हो रहा है तो वही शिशु आगे जाकर क्या बनता है, बच्चा बनता है। तो वही हुआ विकास या वृद्धि। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन में बस यही समझाया गया है कि किसी भी शिशु का विकास और वृद्धि कैसे होता है, कितने वर्ष में क्या क्या वृद्धि होती है, क्या क्या विकास होती है, और साथ में आगे कौन से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसके बारे में क्या कहा है। तो वो सभी जानकारी हमें इस पार्ट में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं विकास का अर्थ आखिर होता क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास का एक विस्तृत प्रत्यय है। इस स्थिति में व्यक्ति में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक विकास भी आ जाता है, यानी कि मात्रा में ही विकास ना हो किसी का, साथ साथ उसके गुण में भी विकास हो। और ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जीवन भर हम लोगों में कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो विकास की एक सिंपल परिभाषा ये हुई कि आदमी के दिमाग में और गुण में जो भी विकास हो उसी को हम क्या बोलेंगे, विकास। यानी विकास का अर्थ होता है कि अलग अलग जो हम लोगों का एज है उसमें अलग अलग तरह का जो विकास हो उसे ही विकास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास आता है हॉरलॉक। हॉरलॉक क्या थे, इन्होंने सबने अलग अलग रूप से क्या किया है, विकास को परिभाषित किया है। तो हॉरलॉक जो थे उन्होंने क्या कहा है कि विकास को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक नवजात शिशु उठना बैठना तथा चलना नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है वह यह सभी क्रियाएं सीख लेता है। तो जो क्रियाएं धीरे धीरे उम्र के साथ में बदलाव लाएं उसी बदलाव को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो ऐसा किसने कहा है, हॉरलॉक ने। सबसे पहला हमारा था। दूसरा है हमारा जेम्स ड्राइवर। जेम्स ड्राइवर ने अपनी भाषा में क्या कहा है विकास को, कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील होती है और परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती रहती है। निरंतर जो विकास दिखता रहता है उसी को हम कहेंगे विकास। जैसे एक बच्चा एक भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आता है और बाद में वो 9 महीने के बाद एक शिशु बनने के बाद पेट के बाहर आकर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, हर अवस्था को वो क्या करता है, हर अवस्था को वो क्या करता है, जीता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, विकास। तो सबने अलग अलग विकास की परिभाषा दी है। उसके बाद मुनरो जो थे उन्होंने विकास को अलग रूप से परिभाषित किया। उनके अनुसार क्या थी कि विकास वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक जाता है, यानी भ्रूण अवस्था से वह प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, वही क्या होता है, विकास। उसके बाद दूसरा हमें क्या समझना है, प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकता। उस टाइम माता और नवजात शिशु को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक नवजात शिशु के लिए जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन्म के पश्चात 28 दिन शिशु के लिए काफ़ी संकटपूर्ण होते हैं। जन्म के बाद किसी भी शिशु या माता के लिए 28 दिन क्या होते हैं, यानी लगभग 1 महीना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, संकटपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिशु का भी मृत्यु दर अधिक होता है और माता का भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। जन्म के पश्चात माता और शिशुओं की देखभाल इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उन दोनों को देखभाल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कुशलतापूर्वक देखभाल, माता एवं शिशु की प्रसव के पश्चात उचित रूप से देखभाल करना होता है। क्या होता है, माता का भी और साथ साथ में शिशु का भी, दोनों का देखभाल बहुत उचित मात्रा में किया जाता है। क्योंकि यदि माता और शिशु को किसी भी प्रकार की जटिलता हुई
तो उनको क्या हो सकता है, दोनों को बीमारी हो सकता है, क्योंकि शिशु जो होता है वो पूरी तरह से इस वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं होता है, इसलिए उसके लिए भी होता है। और माता क्योंकि प्रसव के बाद बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए भी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा है समर्थन तथा देखभाल। शिशु तथा माता को स्नेहपूर्ण वातावरण तथा नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के लिए पारिवारिक समर्थन को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है पारिवारिक समर्थन चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को समर्थन तभी चाहिए ताकि माता भी जल्दी जल्दी रिकवर हो पाए और बच्चा भी इस वातावरण के अनुरूप ढल पाए। उसके बाद तीसरा है रोग संक्रमण पर नियंत्रण। प्रसव के बाद सुरक्षित हर चीज़ को सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे माता के आसपास साफ़ सफाई, बच्चों के लिए साफ़ सफाई, उसे कोई भी ना छुए जल्दी। उस वक्त क्या करना चाहिए, हाथ को हमेशा धोकर अच्छे से बच्चे को छूना चाहिए, माँ को छूना चाहिए। तो रोग का संक्रमण इससे क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा। चौथा है जटिलता का प्रबंधन। गर्भकाल में कई प्रकार की जटिलता सामने आती है, रक्तस्राव हो जाना, उच्च रक्तदाब, प्रसव पीड़ा, विलंबकारी जन्म आदि। इन सभी जटिलताओं को पहचान कर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या है, जटिलता जब होता है रक्तस्राव के साथ साथ उच्च दाब यानी हाई प्रेशर के बाद प्रसव पीड़ा, फिर जन्म के बाद माँ को बहुत तरह का तकलीफ़ होता है, तो उन सारा जटिलता को क्या करना चाहिए, धीरे करके हम लोगों को उन दोनों को सपोर्ट करके, उन दोनों को सुरक्षित रख के इन सभी को हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है नवजात शिशुओं की जन्म के पश्चात उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनकी क्या क्या आवश्यकता होती है। तो पहला है वायु। पूर्वाघात शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं ले रहे होते सजीव करना। बच्चे क्या होते, पेट के अंदर सांस तो माँ के द्वारा लेते, इसलिए जब वो इस वातावरण में आते तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दूसरा है गर्माहट। जन्म के समय बालक को सुखाना, त्वचा से त्वचा का संपर्क, गर्माहट बनाए रखना, गर्म पर्यावरण, तापमान तथा सिर को ढकना। कम जन्म भार शिशुओं के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन है। जन्म के बाद किसी भी बच्चे को धूप में सुखाना, त्वचा को क्या होता है नमी में रखना, यानी नमी उनका त्वचा में जो रहता है उनको गर्माहट देना किसी के द्वारा। कोई भी उसे गोद में लिया है तो उसे अच्छी तरह से गर्माहट देना। पर्यावरण, तापमान, सिर को ढक कर रखना, क्योंकि ये वातावरण उसके लिए बहुत नया होता है, इसीलिए उनको इस वातावरण के अनुरूप बनाने के लिए हम लोगों को उनको बहुत तरह से देखभाल करके रखना पड़ता है। उसके बाद है तीसरा स्तनपान। शिशु को जन्म के बाद पहले 4 घंटे के भीतर ही स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान सबसे पहला देखभाल है। बच्चे को जैसे बच्चा जन्म लिया उसके 4 घंटे के अंदर ही माँ का स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए और 6 महीने तक बच्चे को निरंतर स्तनपान कराते ही रहना चाहिए। नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता होती है माता का दूध। माता का दूध ही बच्चे के लिए एक सर्वोत्तम आहार है। 6 महीने तक माता का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। देखभाल। नवजात शिशु को माता पिता तथा अन्य देखभाल करने वाले वयस्क व्यक्ति के साथ रहना चाहिए और माता को स्वस्थ रहना चाहिए। हर व्यक्ति के द्वारा उसकी देखभाल और साथ साथ में माता का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था हमारा कि बच्चे की देखभाल हम किन किन रूप में करें। अब 5वां है रोग संक्रमण पर नियंत्रण। बच्चे को रोग से हम कैसे बचाएं, तो रोग पर नियंत्रण रखने के लिए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना। यह उस समय और भी आवश्यक हो जाता है जब शिशुओं को गोद में लिया जाता है, हाथों में पकड़ा जाता है। रोगों की रोकथाम का प्रयास कर। इससे क्या है कि किसी भी तरह से अगर बच्चे को ले रहे हैं तो हम में स्वच्छता होना चाहिए। स्वच्छता का मतलब यही है कि किसी भी तरह से बच्चे में किसी तरह का कोई कीटाणु या फिर कोई जर्म्स बच्चे में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को उसको इन सभी चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए। जटिलताओं का प्रबंधन। शिशु को जीवन को कष्टकारी बनाने में जो परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं उनको आवश्यक रूप से पहचानना तथा उन्हें दूर करना। उसके जीवन में जो भी उस वक्त की परेशानी हो वो उत्तरदायित्व तो बड़े का है कि वो उनकी परेशानियां दूर करे और साथ साथ में उन्हें इस जो पृथ्वी पर आए हैं उसको कम करने के लिए बहुत तरह का प्रयास करें। ठीक है, तो अब दूसरा हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास कैसे हम
देखते हैं। जीवन में समायोजन के लिए क्रियात्मक योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है। इससे मांसपेशियों पर नियंत्रण, शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफ़ी तीव्र से होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास क्या होता है, कम हो जाता है। शुरू में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु के साथ साथ वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा उसका सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषा विकास भी साथ साथ में होता है। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, हर तरह का विकास होता है, चाहे वो दिमाग के विकास के साथ साथ शरीर का विकास ही क्यों ना हो। उसके बाद है क्रियात्मक एवं शारीरिक विकास के निर्देशन। किसी भी बच्चे के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके विकास पर एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बच्चे की लंबाई प्रतिवर्ष कितनी बढ़ी है, लंबाई, भार, उसकी आयु, साथ साथ में सब में किस तरह का भिन्नता होता है, वो हमें देखना आवश्यक होता है। तो हम इसके अंदर यही पढ़े कि माता और बच्चे की देखभाल हम किस प्रकार करें। अब तीसरा है कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि और विकास का अंतर हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है, इसलिए अभी हम इससे आगे कुछ पढ़ेंगे। जन्म के बाद विकास को विस्तृत रूप से इन आयु कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जिन श्रेणियों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बच्चे का किस माह में, किस वर्ष में किस तरह का विकास होता है। तो जन्म से पूर्व, जन्म से 1 माह तक जो बच्चा रहता है वो क्या है, शेषावस्था। 1 माह से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शेषावस्था। 1 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे को बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे, बाल्यावस्था में। वयसंधि जो 12 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें हम वयसंधि कहेंगे। और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, किशोरावस्था में आने वाले बच्चे। विकास केवल शारीरिक आकार तथा अनुपात में ही परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संरचनाओं तथा कार्यों का एकीकृत करने का एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अनुसार एक बालक के शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, सभी विकास होता है। ये विकास कैसे होता है, उम्र के साथ साथ धीरे धीरे हर तरह का विकास होता है। इसमें उनके व्यक्तित्व का विकास, व्यवहार का विकास, सोचने समझने का विकास, हर तरह का विकास इसके अंतर्गत उनमें होता है। वृद्धि, अब हमारे पास है वृद्धि और विकास में हम भेद कैसे करें। ठीक है, तो वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है, जबकि विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी है। वृद्धि क्या होता है, शारीरिक विकास हुआ, यानी शरीर के भार में, लंबाई में क्या वृद्धि हुआ, लेकिन विकास क्या होता है, बहुमुखी होता है। वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित होती है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर होती है, जबकि विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त मानसिक संवेगात्मक प्रगतिशील परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो सब दोनों में अलग अलग है। तीसरा है वृद्धि प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसके बाद है वृद्धि वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होती है, जबकि विकास में समानता होती है। वृद्धि का निश्चित एवं स्पष्ट मापन मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि विकास का कोई मापन और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उसके बाद अब हम लोगों का आता है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास एवं निर्देशन देने वाले सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोगों का आता है विकास सिर के नीचे की ओर अग्रसर होता है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि किसी भी जन्म के बाद 2 माह तक शिशु सिर पर, चेहरे पर नियंत्रण विकसित करते हैं। अगले कुछ महीनों में अपनी भुजाओं का प्रयोग करते हैं, सिर उठाने में समर्थ होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है कि पहला 1-2 महीने तक वो क्या होता है, अपना शरीर को स्थिर करता है। बाद में वो क्या करते हैं कि अपना सर उठाने में सामर्थ्य हो जाते हैं। 6 से 12 महीने की आयु में शिशु टांग पर, उनका जो टांग होता है वो नियंत्रण आरंभ कर देता है। धीरे धीरे उनके शरीर के हर अंग में क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद वो खुद खड़े होना चाहते हैं, खड़े होने के बाद वो चलना शुरू करते हैं, चलने के बाद वो दौड़ना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उनके शरीर के हर अंग में विकास होता है। उसके बाद है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर। इस सिद्धांत को निकट दूर विकास सिद्धांत कहा जाता है, जो विकास के मार्ग में हो। इसका अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी शरीर का सबसे पहले बनता है, जो कि बाहरी अंग का विकसित होने से पहले ही बन जाता है। बालक की भुजाएं हाथों से पहले, बालक की जो भुजा होती है वो हाथ से पहले विकसित होती है। हाथ और पैर की उंगलियां वो पंजों से पहले विकसित होती है। अंगुलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं।
इसके अंतर्गत क्या है, विकास बालक में दो कारणों के कारण होता है। प्रथम कारक है परिपक्वता तथा दूसरा अधिगम। इसके अंतर्गत विकास क्या होता है, धीरे धीरे अलग अलग प्रभाव छोड़ता जाता है। जैसे पहले परिपक्वता आता है, वो कुछ सीखते हैं, बाद में वो उसके बारे में खुद बताना जानते हैं। उसके बाद चौथा है विकास साकार में अधिक जटिल की ओर अग्रसर। एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य से जटिल की ओर अग्रसर होती है। बच्चे अधिकतर समस्या के कारणों को दूर करने के लिए क्रियात्मक तथा भाषागत कौशलों का प्रयोग करते हैं। विचारात्मक के प्रथम स्तर पर यह देखा जाता है कि वो दो वस्तुओं के मध्य संबंधों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, और धीरे धीरे वस्तु के विषय में जानना, उनके बारे में बताना भी वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। वृद्धि तथा विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जैसे ही बालक विकसित होता है, वह पहले ही प्राप्त की गई कुशलताओं में कुछ और जोड़ता है तथा नई कौशलों पर शासन करने की आगे प्राप्ति करता। अधिकांश बालक इसी आदर्श का अनुसरण करते। विकास का एक स्तर या चरण दूसरे चरण की नींव होती है। उदाहरण के लिए क्रियात्मक विकास की भविष्यवाणी करने योग्य कर्म होती है, इसलिए इसे चलते रहना चाहिए। विकास का भी अलग अलग रूप होता है। हर उम्र में, हर नाते से हम किस तरह से विकास करें वो हमें देखना जरूरी होता है। वृद्धि तथा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। इसके अंतर्गत शिशु किसी भी चीज़ को पहले पूरे हाथ से उठाने में समर्थ होता है, बाद में अंगूठे तथा उंगलियों का प्रयोग सीखता है, बाद में अपनी भुजाओं का प्रयोग सीखता है। इसमें क्या होता है, वृद्धि बड़ी मांसपेशियों गतिविधियों से अधिक शिष्ट मांसपेशी गतिविधियों में पाई जाती है। धीरे धीरे इनकी गतिविधियों में बहुत तरह का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, वो किस तरह से अपने हाथ का प्रयोग करें, भुजाओं का प्रयोग करें, अंगुलियों का प्रयोग करें, तो ये सब ही सामान्य रूप से विशिष्ट की ओर, यानी वो सामान्य से अब धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जा रही, ये हमें पता चलता है। वृद्धि तथा विकास की दरें व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और उसकी व्यक्तिगत विकास दर भी पृथक होती है। हर बच्चे का वृद्धि और विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। कई बच्चे होते हैं जो 6 महीने में बैठ सकते हैं, लेकिन कई होते हैं जो 7 में 8 में बैठते हैं। इसीलिए हर बालक का, हर बच्चे का वृद्धि दर एक तरह का नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। इसके बाद है बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। लंबाई, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उनकी लंबाई 20 इंच होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी लंबाई जन्म के वक्त कितनी, 20 इंच रहती है, लेकिन लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच अधिक होती है। इनके लड़के की लंबाई लड़की की जो लंबाई होती है उनसे थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। शिशु की लंबाई में प्रारंभ के 2 वर्ष तक वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से 2 वर्षों तक वृद्धि होती है। बाद में क्या होता है, यह थोड़ी धीमी पड़ जाती है और धीरे धीरे करके बच्चों में विकास होता है। आप यहाँ ये सब चार्ट से देख सकते हैं कि प्रथम वर्ष में लंबाई में कितनी वृद्धि हुई एंड द्वितीय वर्ष में कितनी हुई, तृतीय वर्ष में कितनी हुई। तो इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों में वृद्धि किस तरह से होती है। दूसरा है भार और वजन में। जन्म के समय शिशु का भार 2.5 से मतलब लगभग बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है। भार की वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान रहता है, लगभग इतना हो सकता है। पहले वर्ष के अंत में यह वज़न जन्म से लगभग 3 गुना हो जाता है। हर महीने बच्चे का वज़न कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए, जो कि पहले वर्ष में क्या होता है, जन्म से 3 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए। जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे के भार में वृद्धि तीव्र गति से होती है और उसका भार जन्म के भार से लगभग 2 गुना, यानी अगर जन्म के समय 3 kg है तो उससे 2 गुना हो जाना चाहिए। शिशु के भार गति 5 माह के पश्चात धीमी पड़ जाती है। दूसरे तथा तीसरे वर्ष में प्रतिवर्ष 5 पाउंड तक की वृद्धि हो सकती है। आप यहाँ भी भार का भी चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उनकी वृद्धि कैसे कैसे किन किन महीनों में होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं द्वितीय वर्ष में क्या होगी, तृतीय वर्ष में क्या होगी। उसके बाद है शारीरिक अनुपात, हम पढ़ेंगे। शारीरिक अनुपात, सिर का अनुपात। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके सिर की लंबाई उसके समस्त शरीर की लंबाई से 25% होती है। इसके विपरीत एक वयस्क व्यक्ति सिर उसके शरीर का केवल 10% होता है। 2 वर्ष के बालक के सिर का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन सिर के विकास की यह गति जब पूरा 2 वर्ष का हो जाता है तब मंद पड़ जाता है। लगभग सभी विकास 2 वर्ष तक बहुत तेज़ी से होती है बच्चों में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। आप यहाँ प्रथम वर्ष का भार भी देख सकते हैं, द्वितीय वर्ष का भार भी देख सकते हैं, तृतीय वर्ष का भार भी देख सकते हैं। तो ये दूसरा है
चेहरे का अनुपात विकास। जब बालक उत्पन्न होता है उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन इस समय बालक के दांत नहीं होते। जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके ना दांत होते हैं, ना उनका चेहरा जो होता है वो सर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। बाद में क्या होता है, उनके दांत आ जाते हैं। स्थायी मुख तथा चेहरे का निचला भाग क्या होता है, छोटा से थोड़ा सा मीडियम दिखने लगता है। धड़ या स्कंद का अनुपातिक विकास। धड़ का विकास सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। धड़ यानी जो सर के नीचे होता है। शिशु की छाती कुछ गोलाकार होती है तथा गर्दन क्या छोटी होती है, कंधे ऊंचे उठे हुए होते। प्रारंभ में बालक के नितंब और कुक्षी वयस्कों की अपेक्षा छोटे होते, लेकिन आयु वृद्धि के साथ ये सब चौड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। हाथ व पैरों में अनुपातिक विकास। शिशु के अन्य भागों की अपेक्षा हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, उनकी रचना में भी अंतर होता है। नवजात शिशु की अंगुलियां भी बहुत मुलायम होती हैं। धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनके सभी चीज़ों में बदलाव आता जाता है। मांसपेशियों का विकास। नवजात शिशु की मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वह पराधीन तथा दुर्बल होते तथा उनकी क्रियाओं में कोई तालमेल नहीं होता। उनकी मांसपेशियां क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है। उसके बाद दांत। जहाँ तक दांत की बात करें, दांत निकलने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह में प्रारंभ होती है और 25 वर्ष तक चलती रहती है। दांत दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए ये दोनों अगर चित्र आप बनाना चाहते हैं तो इसमें से देखकर आप बना सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, पहला अस्थाई दांत। दांत दो तरह के होते हैं, अस्थाई दांत और एक स्थाई दांत। तो अस्थाई दांत होता है जो बालक में प्रथम बार 6 माह से 8 माह के अंदर निकलते हैं। जो 6 माह से 8 माह के अंदर जो दांत निकले वो अस्थाई दांत होते हैं। कभी कभी दांत जन्म के 5वें महीने में भी निकल जाते हैं। किसी किसी बच्चों का क्या होता है 5वें में भी निकल जाता है, 6ठे में भी, और किसी किसी का क्या होता है कि 8 महीने में निकलते हैं। इसी प्रकार दांत कभी कभी 11 या 12वें महीने में भी निकलते हैं। किसी बच्चा का 11 महीना 12 महीना में भी निकले, ये कह नहीं सकते क्योंकि हर बच्चा में सब अलग अलग होता है। दांतों का निकलना स्वास्थ्य और कैल्शियम के अतिरिक्त वंशानुगत, प्रजाति, यौन बालक आहार आदि कारकों पर निर्भर करता है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो। जब बच्चों के अस्थायी दांत आते हैं तो उनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए दांत निकलने का समय देखिए, दांत निकलने का समय का यहाँ चार्ट दिया है। इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं हर साल, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे के सामने के 2 दांत कब निकलते हैं सब दिया है, ऊपरी के बीच के 2 दांत 8 से 10 महीने। तो आप ये चार्ट को यहाँ देखकर पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। स्थायी दांत। सभी अस्थायी दांत निकलने के बाद स्थायी दांत निकलने प्रारंभ होते। वे दांत 6 वर्ष से स्थायी दांत जो होते हैं वो 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ होते हैं। ये हमेशा के लिए हमारे रह जाते हैं जब तक कि हम बूढ़े ना हो जाएं। लगभग दांत 25 वर्ष तक निकलते हैं। दो 4 दांत होते हैं वो बचे हुए रहते हैं, वो 25 वर्ष तक निकलते हैं। उसके बाद है वृद्धि मानचित्र। वृद्धि मानचित्र से बालकों की वृद्धि के बारे में हमें दिखाया गया, जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि बच्चों की वृद्धि किस वर्ष में कितनी हुई, ये इस पैमाने के द्वारा हम देखकर समझ भी सकते हैं। औसत पैमाना। औसत पैमाना के आधार पर हम समझ सकते हैं विकास निर्धारण का वह साधन है जो आपके बालक के विकास के मील पत्थर में सामाजिक, ज्ञानात्मक तथा शारीरिक वृद्धि को अंकित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बच्चों के जो वृद्धि के जो पैमाने होते हैं हम उसको अलग अलग रूप में समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ और भी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे पारिवारिक चित्र निरीक्षण लेख, विकास रूप के लिए आदर्श, तो अलग अलग रूप से हम समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि पारिवारिक चित्र में आपके बालकों के व्यवहार व्याख्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, यानी उनका व्यवहार कैसा है परिवार के प्रति, सब कुछ इसमें किया जाता है। निरीक्षण लेख में बालक के व्यवहार पर विस्तृत जानकारी मिलती है। विकास रूपरेखा, इसमें क्या होता है सामाजिक और संवेगात्मक विकास के विश्वास बनाना, दूसरों के साथ आत्म संबंधों का भाव, भाषा, ज्ञानात्मक विकास। तो इस तरह से हम अलग अलग पैमाने पे अलग अलग तरह के विकास को हम बता सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब हम आगे के जो जितने भी टॉपिक्स बचे हुए उसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको इनका पूरा PDF चाहिए
इनका आंसर चाहिए, साथ साथ में इनका नोट्स भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं इनका एक एक नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगी, और साथ साथ में इनके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको दूँगी अगर आप कमेंट करें तो। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।